ओके, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिंपल मैथ्स। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है सीबीएसई बोर्ड के लिए, क्योंकि इससे जो है फिक्स्ड क्वेश्चन जो है रहता है, राइट। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, अच्छे से इसको पढ़ोगे, तो श्योर क्वेश्चंस आप इसमें से पढ़ सकते हो। एंड जो स्कोर है, मतलब जो मार्क्स आप स्कोर करोगे, वो आप काफ़ी अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर नंबर 6 जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज, ट्राइंगल्स। तो थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। क्लास 8 एंड 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं? जब दो ट्राइंगल एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाए मीन्स एक दूसरे पे जब ओवरलैप कर जाए, तो ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का मेजरमेंट सेम हो। लेट अस टेक कि इसका लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और इसका भी लेंथ वही 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो ये अगर इमेज को हम इस पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ओवरलैप कर जाएगा, राइट। ये एक दूसरे पर समा जाएगा, राइट। तो इस तरह के जो फिगर्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट, ये ट्राइंगल है तो इसको हम लोग ट्राइंगल लिख देंगे, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ये जो है टॉपिक आप क्लास 8 में एंड क्लास 9 में, ये दोनों क्लासेस में आपने पढ़ा है। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ट्राइंगल चैप्टर में, क्लास 10 के लिए, वो होगा सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स। अब देखो, समझो बातों को। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होता है? तो अगर आम या कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इसका मतलब होता है कि जुड़वा। आप देखोगे कि हाइट में भी सेम, दिखने में भी सेम, राइट। तो इसको हम लोग जुड़वा कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होता है? जब हम ये कहते हैं किसी को कि आपका जो फेस है या आपका जो चलने का तरीका है या आपका जो हाइट है वो आपके फादर से मिलता है या आपके दादाजी से मिलता है या आपकी दादी से मिलता है, तो उस केस में हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो बच्चा होगा, जो छोटा सा बच्चा होगा, उसका अगर हम लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं उसके पिता से या उसके माता से या उसकी दादी से, तो उस केस में अब बच्चा तो छोटा है, राइट, उसका हाइट भी काफ़ी कम होगा एज कंपेयर टू एल्डर वन। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स। अब किसी को हम ये कहते हैं कि तुम्हारी आंखें जो है वो तुम्हारी माँ से मिलती है, इसका मतलब ये है कि सिमिलर है। तो इस केस में आप सिमिलर ट्राइंगल्स इस तरह से समझ सकते हो। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का मतलब हूबहू सेम चीज होना चाहिए, तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। और सिमिलर क्या होना चाहिए? तो एक जैसा दिखने वाला। अब एक जैसा दिखने वाला क्या होता है? तो अगर हम लोग अभी चैप्टर की बात करें तो जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई है बेसिक्स में, तो देखोगे कि ऑल द सर्कल्स, सभी सर्कल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं। तो सारे सर्कल्स जो होंगे वो सिमिलर फिगर्स होंगे। अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर जो होगा कितना भी लेंथ का हो, उसका साइड्स जो है वो कितना भी हो, लेकिन सभी अगर सेम है, जैसे मान लो कि ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, ये है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये दोनों स्क्वायर भी जो है वो सिमिलर स्क्वायर्स हैं। उसी तरह से ये देखो कि ये ट्राइंगल जो है, ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो सिमिलर फिगर जो है इक्वल नहीं होगा, राइट, ओवरलैप नहीं कर जाएगा, लेकिन एक जैसा दिखेगा। सेम वे में यहाँ पर देखोगे कि 3 इमेज दिया हुआ है, तीनों इमेज जो हैं वो सेम ही मॉन्यूमेंट्स के हैं, राइट। तो ये तीनों जो इमेज है वो इक्वल नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट ये तीनों सिमिलर है, राइट। तो इसी तरह से आप डिफाइन कर सकते हो सिमिलरिटी को। अभी हम लोग देखेंगे कि अभी यहाँ पे तो ये चैप्टर है ट्राइंगल्स के बारे में, तो फिगर समझ में आ गया आपको कि कोई भी 2 फिगर जो है वो सिमिलर कैसे हो सकता है। तो उसके हिसाब से आप एक्सरसाइज 6.1 जो है वो सॉल्व कर सकते हो। इसमें बहुत सिंपल सा है, जैसे ऑल सर्कल्स आर
कॉन्ग्रुएंट, तो ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है बट सिमिलर जरूर होता है। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर, ये भी सिमिलर, राइट। तो ये स्क्वायर्स जो होंगे, सारे स्क्वायर्स, अब सभी का लेंथ जो है वो अलग अलग भी हो सकता है, तो वो सभी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट हो या ना हो लेकिन सिमिलर जरूर होगा। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन सा ट्राइंगल जो होता है वो सिमिलर होते हैं, तो आइसोसेलेस में इक्विलैटरल ट्राइंगल, जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा वो सिमिलर होगा। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं ये ऐसे बोलूं कि लेटेस्ट एक दो, अगर मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल लूं जिसका लेंथ लेटेस्ट एक ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये लेटेस्ट एक 5 सेंटीमीटर है। अभी मैं इसी तरह से अगर दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल लूं जिसमें इस तरह से है और इसका लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और ये है लेटेस्ट एक 2 सेंटीमीटर, तो देखो ये दोनों ट्राइंगल आपको सिमिलर नहीं नजर आएगा। इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो सिमिलर नहीं हो सकता है, मतलब कंपलसरी नहीं है, बट इक्विलैटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होगा, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी होगा वो सिमिलर। देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, साइड्स जो है वो इक्वल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि साइड्स अगर इक्वल हो जाएगा ना तो उस केस में वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो सिमिलर होने के लिए प्रोपोर्शनल होना है, तो यही चीज़ हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। देखो इस नेक्स्ट जो टॉपिक है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में, इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी एग्जाम्पल देना है, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो इस तरह से सिमिलर फिगर्स, कोई भी दो सर्कल बना दोगे तो वो सिमिलर फिगर्स हो जाएगा। नॉन सिमिलर फिगर्स इस तरह से, देखो ये 3 नंबर क्वेश्चन में ये दोनों जो है क्या ये सिमिलर होंगे, तो देखो ये है स्क्वायर, इसमें सारे साइड्स इक्वल हैं, ये भी सारे साइड्स यहाँ पे इक्वल है, लेकिन ये स्क्वायर है क्योंकि सारे एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल है, बट यहाँ पर देखोगे तो सारे एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये रोम्बस हो जाएगा। तो एक रोम्बस और एक स्क्वायर कभी भी सिमिलर फिगर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.1 काफ़ी इजी है, इसको आप खुद से, लाइक ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो आप खुद से इसको बना सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए मूव करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अगर आप अच्छे से समझते हो तभी जाकर के ट्राइंगल चैप्टर आपका क्लियर हो सकता है और आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, तो टू ट्राइंगल्स सिमिलर कैसे होंगे, चलिए इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ कर लिया है, आप देख सकते हो। एक जो है उसका लेंथ यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, और दूसरा ट्राइंगल जो है उसका लेंथ 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, राइट। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं इसको। ट्रू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में इसको आप समझ सकते हो, किसी का हाथ तो दूसरे का भी हाथ, मतलब लेफ्ट हैंड तो उसका भी लेफ्ट हैंड, किसी का राइट हैंड तो दूसरे का भी राइट हैंड, ठीक है। तो इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि एक का लेफ्ट वाले की बात करें तो दूसरे वाले का भी लेफ्ट वाला ही बात करेंगे, तो उस केस में इसको हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग कहते हैं। तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को हम लोग लिखते कैसे हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, तो इसको देखोगे तो ट्राइंगल ABC जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC, इसका नेमिंग कर दिए, एंड ट्राइंगल ये हो जाएगा DEF, ये दो ट्राइंगल है। ये दो ट्राइंगल सिमिलर कैसे लिखेंगे, तो ये होता है सिमिलरिटी का सिंबल, ठीक है। जस्ट ये कर्व लाइंस होता है इस तरह से, अगर इस तरह से लिख दिए इसका मतलब सिमिलर हो गया। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। ये कह रहा है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो सबसे पहले जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, इसका मतलब एंगल A के इक्वल में एंगल होगा D, एंगल A के इक्वल में एंगल F नहीं हो सकता है, या एंगल A के इक्वल में एंगल E नहीं हो सकता है। इसका अगर स्टार्टिंग ले रहे हैं तो इसका भी स्टार्टिंग लेंगे, राइट। तो इस तरह से अगर इसका जो एंगल है, एंगल A यहाँ पे अगर एंगल D के इक्वल है,
एंगल बी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ई के इक्वल है। तो एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है। ये दोनों अगर एंगल इक्वल है और एंगल सी के एंगल एफ इक्वल है, राइट। तो एंगल सी जो है, ये जो एंगल है ये किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है, राइट। तो अगर ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। यही है फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में ये कह रहा है कि देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, दैट इज प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यही जो अभी हम लोग यहाँ पे फोर्थ नंबर फिलअप में देख रहे थे कि कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब सेम रेशियो में होना चाहिए। देखते हैं ये क्या है। अभी देखो तो ए बी का जो लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर और इसका देखो फर्स्ट टू, ए बी क्या हो जाएगा, फर्स्ट टू है ना। तो फर्स्ट टू, इसके फर्स्ट टू में क्या है, डी ई। तो ए बी का लेंथ 2 है, डी ई का लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो 2 है इसका, तो इसका 4 हो गया। BC, अगर BC साइड देखेंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग में कौन सा है, EF। BC साइड, EF साइड, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड है। तो ये 6 है, तो ये कितना है, 12 है। जैसे देखो कि ये 2 जो है इसका 4 डबल है, 6 जो है वो 12 इसका डबल है, राइट। तो 6 का डबल 12 हो जाएगा। सिमिलर वे में AC, मतलब ये और ये AC अगर लेते हैं, AC और DF, तो ये दोनों AC एंड DF, देखो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर, इसका डबल है। तो ये जो है सेम रेशियो में है। इसको अगर हम लोग अगर मैथमेटिकली लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि AB बाय DE, अगर इसका वैल्यू निकालते हैं तो AB जो है वो 2 है और DE जो है वो 4 है। तो 2/4, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। उसी तरह से BC बाय EF, अगर BC बाय EF निकालते हैं तो ये भी, BC का लेंथ है 6 सेंटीमीटर और इसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर। तो 6/12 ये भी 1/2 हो जाएगा। एंड देन AC बाय DF, AC बाय DF अगर इसका भी निकालते हैं तो AC बाय DF अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा 5/10, दैट इज 1/2। सेम रेशियो में आ रहा है सभी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेम रेशियो या प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको भी आप क्लास 7 में पढ़े होगे, प्रोपोर्शन। तो ये चीज़ अगर होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होता है, दैट मीन्स अगर ये सभी साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं तो उस केस में भी ये ट्राइंगल जो है वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो दो ट्राइंगल्स सिमिलर होने का यही क्राइटेरिया है। तो इसके साथ साथ अभी हम लोग कुछ कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे कि दो ट्राइंगल सिमिलर कैसे होगा। लेकिन सिमिलर ट्राइंगल्स का कंसेप्ट आपको जो है वो मिल गया होगा कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब हो सकते हैं, जब उनका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो सिमिलर हो सकता है, या कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशियो में हो, ठीक है, इस तरह से सेम रेशियो में, तो उस केस में दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है सिमिलर ट्राइंगल्स। सो नेक्स्ट जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स के बाद है थ्योरम 6.1। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। अगर आप CBSE के क्वेश्चंस उठा करके देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखोगे, तो ये जो थेल्स थ्योरम है, ये थेल्स थ्योरम बहुत बार पूछा जा चुका है, रिपीटेडली पूछा जा चुका है। तो ये थेल्स थ्योरम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली आ जाता है कि ये जो थ्योरम लिखा हुआ है इसको आप प्रूव करो, ठीक है। तो प्रूव दैट, यहाँ पे बस थ्योरम में बस ऐड कर देगा, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो थेल्स थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा जाता है, तो इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। चलिए पहले अभी इसका थ्योरम का जो मतलब है उसको समझ लेते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब अगर एक ट्राइंगल है, तो मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, लेटेस्ट, ये कोई भी ट्राइंगल हो सकता है,
तो इफ अ लाइन, क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक साइड जो है वो ट्रायंगल का लेटेस्ट स्टिक ये है, इसके पैरेलल में अगर हम कोई एक लाइन बनाते हैं, मान लो कि यहां से एक पैरेलल लाइन बनाते हैं, क्यों बनाएंगे पैरेलल लाइन, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब ये जो लाइन है ये दो साइड्स को, मतलब पहला साइड तो ये था, इसके पैरेलल में हम लोगों ने एक लाइन बना रहे थे, और दूसरा जो साइड है, दूसरा और तीसरा, सेकेंड एंड थर्ड साइड जो है, अदर टू साइड्स, ये दोनों को इंटरसेक्ट करने के लिए एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों अलग अलग पॉइंट है, राइट। तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब ये जो दोनों साइड्स है ये दोनों, अब इस पॉइंट की वजह से ये जो साइड है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, उसी तरह से ये पॉइंट की वजह से ये साइड जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये दोनों जो होंगे वो सेम रेशियो में होंगे। ये हमें प्रूव करना है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक साइड जो है उसके पैरेलल में अगर एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, ये दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करता है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में, इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ये दोनों जो साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा। इट मीन्स अगर हम लोग इसको नेमिंग कर दें तो लेटेस्ट टेक ये ट्रायंगल हम लोग ए बी सी लेट करते हैं, और ये पॉइंट डी और ये पॉइंट ई, दैट मीन्स हम लोग पैरेलल ड्रॉ किए हैं, किसको पैरेलल ड्रॉ किए हैं, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, अगर इसको हम लोग पैरेलल ड्रॉ करते हैं, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, अगर ये ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा कि ए बी और ए सी ये दोनों सेम रेशियो में डिवाइड होगा। इट मीन्स ए डी बाय बी डी इज इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी, ई सी या सी ई ये कुछ भी लिख सकते हैं। तो ए बी बाई बी डी और ए ई बाई ई सी ये दोनों जो है वो इक्वल होगा, सेम रेशियो में डिवाइड होगा। तो यही जो है वो थ्योरम का मतलब है, ये थ्योरम में यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप समझ लेते हो तो एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये जो आएगा तो सीधा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको अभी हम लोग प्रूव करेंगे। ओके, सो अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे थेल्स थ्योरम या बीपीटी, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स थ्योरम का ही दूसरा नाम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो या तो इसको आप थेल्स थ्योरम कह सकते हैं या बीपीटी कह सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कह सकते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या किए हम लोग, जो डीई बीसी के पैरेलल में ड्रॉ किया गया है टू इंटरसेक्ट द साइड ए बी एंड ए सी, कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, एक पॉइंट डी में इंटरसेक्ट किया है और एक पॉइंट ई में इंटरसेक्ट किया है, राइट। तो इस तरह से अभी हम लोग को प्रूव करना है ए डी बाई बी डी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, थ्योरम है तो इसमें सबसे पहले हम लोग को गिवन लिखना जो है वो कंपलसरी है, राइट। तो जो भी चीज़ें गिवन है उसको हम लोग लिख देते हैं। क्या क्या गिवन है, तो गिवन में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले देखो ये थ्योरम प्रूफ कैसे होगा, सबसे पहले गिवन, उसके बाद आता है कि अगर कुछ लाइक सबसे पहले तो आप कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो या टू प्रूफ लिख सकते हो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, एंड टू प्रूफ जो प्रूफ करना है हमें वो लिखेंगे। तो सबसे पहले गिवन यहाँ पे लिखेंगे, गिवन क्या है, अ ट्रायंगल ए बी सी, ये एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, राइट, इन विच अब इसमें क्या गिवन है, डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, ये गिवन है, डीई इज पैरेलल टू बीसी, क्योंकि हम लोग डीई जो ड्रॉ किए हैं वो बीसी के पैरेलल होगा, राइट। तो ये हमारे पास गिवन है, राइट। अभी इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है दैट ए डी बाई बी डी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी।
यही हमें प्रूफ करना है, राइट। तो ये टू प्रूव में ये आ गया। नाउ अभी इसके बाद क्या बताए थे कि अभी कंस्ट्रक्शन, जो भी कंस्ट्रक्शन है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ये जो ट्रायंगल ADE है इसका यूज़ करेंगे, और ट्रायंगल इसमें और भी सारे भी बनेंगे तो उसका भी यूज़ करेंगे। तो ट्रायंगल ADE में देखोगे एक पॉइंट है यहाँ पे D, अगर D पॉइंट से AC जो साइड है उसमें अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये इस तरह से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर जाएगा। इसको मैं रेड पेन से दिखा रहा हूँ ताकि आप समझें, और जो भी कंस्ट्रक्शन होगा उसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ सो दैट कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा विजिबल कम होगा बट कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लो, देख लो। और ये जो है हम लोगों ने यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसका नेम कर देते हैं कुछ, तो लेटेस्ट टेक ये M, और यहाँ E पॉइंट जो है इससे भी एक परपेंडिकुलर हम लोग कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, AB में ड्रॉ करेंगे। तो AB में अगर कोई परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो इधर आएगा कहीं ना कहीं, इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे एक जो है ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। और ये इसका भी नेम कर देते हैं कुछ, तो इसका मैंने नेम कर दिया है N, ठीक है। तो DM AC के परपेंडिकुलर, AC में परपेंडिकुलर आया, और DN जो है वो AB में परपेंडिकुलर आया है, राइट। तो ये 90 डिग्री एंगल होगा, मतलब EN जो है वो AB को परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया है। अब इसके बाद और क्या करना है, तो यहाँ पे BE एंड DC ये दोनों को भी ज्वाइन कर देना है। तो BE इसको, और CD अगर इसको हम लोग देखेंगे तो इसको भी ज्वाइन कर देना पड़ेगा। तो ठीक है, ये हम लोगों ने भी ज्वाइन कर दिया C को, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या किए, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और ये DC एंड BE को ज्वाइन कर दिए। यही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, क्या कंस्ट्रक्ट किए हैं, तो ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड DM परपेंडिकुलर हुआ AC के एंड EN परपेंडिकुलर हुआ AB के। तो EN परपेंडिकुलर टू AB, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी कंस्ट्रक्शन जो है वो भी कंप्लीट कर लिया, राइट। तो अभी DM और EN इस तरह से कंस्ट्रक्शन हो गया। आप बुक में भी देखोगे तो इसी तरह का कुछ दिया हुआ है, ठीक है, बट उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता दिया इस तरह से। चलिए अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, ये तो आपका बिल्डअप हो गया, स्टार्टिंग हो गया। अब बिल्डअप के बाद आएगा प्रूफ, तो इसके बाद हम लोग करेंगे प्रूफ। ओके, तो चलिए आते हैं प्रूफ में। और अभी प्रूफ करने के लिए तो हम लोग ट्रायंगल्स का यूज़ करेंगे। ये जो भी ट्रायंगल्स अभी बने हुए हैं इन ट्रायंगल्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल है वो है ट्रायंगल ADE, इसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अगर निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, तो कोई भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही है फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो होगा दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, और ये दोनों तरीका का हम लोग यूज़ करना पड़ेगा। जैसे देखो ट्रायंगल ADE अगर है तो AD को अगर हम लोग बेस लेते हैं, ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर है EN, तो ये बेस इंटू परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। उसी तरह से अगर AE को हम लोग बेस लेते हैं तो इसका परपेंडिकुलर है DM, तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ऐसे भी हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो हम लोग को लिखना है। तो अभी अगर हम लोग AD को अगर बेस लेते हैं तो देखो AD को अगर बेस लेंगे तो हाफ इंटू बेस, बेस अगर AD है
तो हाइट कौन सा हो जाएगा, ई एन, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे ई एन। ये समझ में आ गया। अभी इसी को हम लोग दूसरे तरीके से लिखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इसी को हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। जब बेस जो है वो ए ई को लेंगे तो हाफ इंटू ए ई इंटू ये हो जाएगा डी एम, राइट। तो ये दो तरीके से हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लिख दिया, राइट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। अब देखो ये कौन सा ट्रायंगल है भाई, तो बी डी ई का मतलब ये वाला ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, हाईलाइट कर दिया हूं मैं। तो ये ट्रायंगल जो बी डी ई है, इसका एरिया अगर हम लोग निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई कैसे निकलेगा। इसका बेस अगर हम लोग बी डी लें तो इसका हाइट कौन सा होगा, तो ये ट्रायंगल, क्योंकि ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो गया तो इसका परपेंडिकुलर जो है वो ट्रायंगल के बाहर ही जाएगा, मतलब ई एन जो है वही परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई अगर निकालते हैं तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, तो इसका जो है वो हाफ इंटू बेस, बेस जो अगर बी डी लेते हैं तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, बी डी का करस्पॉन्डिंग हाइट जो है वो हो जाएगा ई एन, तो यहाँ पे लिख देंगे ई एन, राइट। उसी तरह से अगर हम ट्रायंगल सी डी ई, इसका एरिया निकाले, कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल सी डी ई, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसको भी हाईलाइट कर दिया ताकि आपको समझ में आए। तो ये ट्रायंगल सी डी ई, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का हम लोग एरिया, अब इसका भी कैसे निकालेंगे, इसी को अगर बेस लेते हैं तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा डी एम, क्योंकि ये भी इसी में यहाँ पर भी एंगल ई जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर बाहर ही जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई जो होगा वो हो जाएगा हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। तो इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, ये जो है वो हो जाएगा हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम, ई सी इंटू डी एम। चलो अगर आप इतना समझ में आ गया है तो ये तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल से बस डील कर रहे थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स जो है वो सिर्फ लिख रहे थे, राइट। इतना अगर समझ में आ गया आपको तो चलिए अभी आप आगे जो है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर अभी करेंगे क्या, तो हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा जिसमें एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई लेंगे, ए डी ई एंड बी डी ई, और एक बार लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है। तो ये कैसे लेते हैं चलिए देखते हैं। ये एक एक पेज में अलग से इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ पाओगे तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर हम लोग आगे जो है ये सब एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दिए, इसके बाद हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये दोनों को अगर लिखते हैं तो क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अगर हम लोग इसको लेते हैं, जैसे देखो दोनों को हम लोग लेंगे तो एक तरफ ले लेंगे कि ई एन जिसका परपेंडिकुलर है और डी एम जिसका परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों कहीं बेस जो है अगर लेकर के देखते हैं तो देखो आप ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इन दोनों में देखोगे तो अगर डिवाइड करते हैं तो ई एन और ई एन कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। ई एन और ई एन कैंसल आउट हो जाएगा और हाफ हाफ तो वो तो कैंसल आउट हो ही जाएगा। तो इसीलिए हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इसका वाला चूज़ किए हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई चूज़ किए हैं। तो ये दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, ऊपर में ये है बेस इंटू हाइट, तो इसका तो हो गया ए डी इंटू ई एन, और डिवाइड बाय हाफ इंटू बी डी ई ट्रायंगल का होगा हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन, हाफ इंटू बी डी इंटू
ई एन। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ समझ में आया? तो इससे क्या होगा कि ये कैंसल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो ई एन और ई एन है ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। तो देखो हाफ हाफ कैंसल आउट, ई एन कैंसल आउट, बचा क्या? ए डी इक्वल्स टू बी डी। ये हम लोग लेते हैं इक्वेशन 1। ये है क्या? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू ए डी बाय बी डी, इक्वेशन नंबर 1। अभी इसके बाद नाउ अब क्या करेंगे? सेम तरीके से जैसे बताया था अभी कि ट्रायंगल ए डी ई और बी डी ई लिए, अब ए डी ई और सी डी ई लेंगे। तो यहाँ पर देखोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लें और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई लें। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखे हैं तो उसमें देखो कि डीएम और डीएम ये दोनों सी डी ई और ए डी ई ये दोनों में देखेंगे तो डीएम और डीएम यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो 1/2 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं कि ए डी ई का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम, और इसका हो जाएगा हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। यही था, राइट, ई सी इंटू डी एम। तो इन दोनों में भी अगर कैंसिल आउट करते हैं तो हाफ हाफ कैंसिल आउट, डी एम और डी एम कैंसिल आउट। यहाँ पे बचेगा क्या? ए ई इक्वल्स टू ई सी। ये है इक्वेशन नंबर 2, राइट। चलिए अभी ये दोनों अगर आप समझ में आ गया, ये दोनों इक्वेशन अगर बन गया तो इसका मतलब 70% वर्क जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो 70% वर्क अगर कंप्लीट हो गया तो इसके बाद क्या बचा हुआ है? चलिए उसके लिए आप लोग क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़े होंगे, उसके बारे में थोड़ा हमें जानना पड़ेगा। तो क्या थ्योरम था? चलो थ्योरम में लिख दे रहा हूँ, देख लो। ओके, सो मैंने थ्योरम लिख दिया है। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड इन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरियाज। अब ये कौन सा थ्योरम है भाई? तो ये वो थ्योरम है जब कोई भी दो पैरेलल लाइंस है और उसके बीच में अगर कोई भी दो ट्रायंगल होता है जिसका बेस अगर लेटेस्ट टेक की सेम हो, यहाँ पे ए या कुछ और नेम कर देते हैं पी क्यू आर, एंड एक और ट्रायंगल जैसे ले लेते हैं ये लेटेस्ट टेक टी। तो पी क्यू आर और टी क्यू आर ये दोनों देखोगे तो ये पैरेलल अगर लाइंस है तो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है और इन दोनों का जो बेस है वो क्या है? सेम है। तो ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, एक ही बेस में अगर दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, राइट। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं सेम बेस में है, सेम बेस है क्यू आर, तो ये एक ट्रायंगल अलग है, राइट, और ये एक ट्रायंगल अलग है। तो इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सेम बेस में है और इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, तो इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा? इक्वल इन एरियाज। तो ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड इन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरियाज, यही है वो थ्योरम। और ये थ्योरम की वजह से हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो देखो अभी जाते हैं फिर से जो हमारा बेसिक डायग्राम था उसमें। याद है आपको DE जो है वो BC के पैरेलल है, राइट। तो DE अगर BC के पैरेलल है तो DE अगर आप देखोगे तो DE सेम बेस है और इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ही ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE ये दोनों लाई कर रहा है, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा आपको तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इस पेज को इसको हम लोग उल्टा कर सकते हैं। देखो अभी सेम बेस हो गया दोनों ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE, ये दोनों ट्रायंगल के लिए बेस सेम है, लेकिन दोनों जो है वो पैरेलल लाइंस BD और DE एंड BC ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ही हैं, राइट, यहाँ पर।
तो इसीलिए ये दोनों का जो एरिया होगा, ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई, इन दोनों का एरिया जो है वो इक्वल होगा, राइट। तो triangles on the same base and in between the same parallel lines are equal in areas, यही थ्योरम जो है वो हमने यहाँ पे लिखा है, राइट। अब इस थ्योरम की वजह से क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों का एरिया हो जाएगा इक्वल, किसकी वजह से, ये थ्योरम की वजह से। और इसको ले लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ये तीनों इक्वेशन आ गया है। अब 95% वर्क आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब बस 5% वर्क बचा हुआ है। देखो कैसे, इक्वेशन 1 में अगर देखोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है और नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है। इक्वेशन 2 में अगर देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है और नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, राइट। और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये दोनों अभी हम लोग इक्वल कर चुके हैं। इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल होगा, और ये दोनों अगर इक्वल है इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी इक्वल होगा, राइट। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली लिख देना है क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो इसके बाद लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ये तीनों इक्वेशन के वजह से, यही जो तीन इक्वेशन है 1, 2, 3, इन तीनों इक्वेशन की वजह से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों अगर इक्वल है, क्योंकि BDE और ट्रायंगल CDE इन दोनों का एरिया जो है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ऊपर में तो पहले से इक्वल था ही, नीचे भी इक्वल हो गया। इसका मतलब ये जो दोनों हैं इक्वल होंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AD बाई BD इक्वल्स टू AE बाई EC, राइट। तो ये AD बाय BD इक्वल्स टू AE बाय EC, राइट। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। अब देखोगे कि टू प्रूफ, अभी जो हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़ रहे थे उसमें क्या था, टू प्रूफ में यही था, AD बाई BD इक्वल्स टू AE बाई EC, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा कंप्लीट थेल्स थ्योरम, राइट। तो इतना थोड़ा सा करना पड़ा मुझे, क्योंकि आप लोगों को समझाना था। इतना जो है आप लोगों को लिखना पड़ेगा, तब जा करके 3 मार्क्स जो है वो आपको मिलेगा, राइट। तो ये 3 इक्वेशन ले आए, बस यही तीनों इक्वेशन का खेल है। ये तीनों इक्वेशन आप प्रूव कर दिए, उसके बाद सिंपली फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 लिख दो, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये थेल्स थ्योरम आपका कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो थेल्स थ्योरम के बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ये है इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसी का जस्ट उल्टा है, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम का ये जस्ट इनवर्स है। इसको भी आप चाहो तो देख सकते हो, इसमें ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना थेल्स थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो थेल्स थ्योरम हम लोगों ने प्रूव कर लिया, उसी से कुछ डेरिवेशंस होता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे थेल्स थ्योरम प्रूव किया था। तो थेल्स थ्योरम को ये तो प्रूव हो गया, ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो AD बाई BD इक्वल्स टू AE बाई EC, ऐसा हो गया अगर ये जो डायग्राम था उसके हिसाब से, तो उस केस में और क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो देखो दोनों तरफ अगर 1, 1 ऐड कर देते हैं हम लोग, AD प्लस BD प्लस 1, और इधर भी AE बाई EC प्लस 1, ये दोनों में 1 ऐड कर देंगे। अब देखो दोनों इक्वल है और दोनों तरफ 1, 1 ऐड कर देंगे तो बैलेंस ही रहेगा, राइट। जो बैलेंस होता है उसमें भी एक तरफ सेम वेट, दूसरी तरफ सेम वेट, तो वो इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से ये भी इक्वल है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, तो देखो इसको सॉल्व करने से पता चलेगा। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, दोनों में एलसीएम लेंगे, यहाँ पे BD हो जाएगा
और ये इससे डिवाइड होगा, ऊपर में AD हो जाएगा, और 1 से डिवाइड होगा BD तो BD रह जाएगा, और BD को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा BD इज इक्वल्स टू, उसी तरह से यहाँ पर भी EC, ये AE प्लस EC हो जाएगा, राइट। अब इससे क्या होगा, तो अब देखो AD प्लस BD, अब देखते हैं यहाँ पे डायग्राम में, तो AD प्लस BD, AD और BD इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, AD प्लस BD हो जाता है AB, और नीचे BD है एज इट इज लिख देंगे। उसी तरह से AE प्लस EC, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, AE प्लस EC, तो ये दोनों मिल करके बन जाएगा AC, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे AC डिवाइड बाय EC, ठीक है। तो इसका मतलब AB बाई BD इज इक्वल्स टू AC बाई EC, ये दोनों भी सही है। AB बाय BD और AC बाय EC ये दोनों भी इक्वल होगा, क्योंकि AD बाई BD अभी तो हम लोग प्रूव कर चुके थे कि ये जो थेल्स थ्योरम में AD बाई BD और AE बाई EC ये प्रूव कर चुके थे। अब इसी से डिराइव होकर के ये भी मिल चुका है हमारे पास, तो AB बाई BD मतलब AB बाई BD इक्वल्स टू AC बाई EC, ठीक है। उसी तरह से AB बाई AD और AC बाई AE, ठीक है, AC बाय AE, अगर इसको और इसको लेंगे तो इसको और इसको लेना पड़ेगा, AB बाय AD इक्वल्स टू AC बाय AE, तो ये भी इक्वल होगा। तो ये जस्ट इसका आउटकम आया, ठीक है। तो इसी का आउटकम्स में से, थेल्स थ्योरम का आउटकम्स में से एक ये हो सकता है, और एक और हो सकता है जिसको हम लोग लिख सकते हैं कि AB बाय AD इज इक्वल्स टू AC बाय AE, AC बाय AE, तो ये भी जो है वो हमारा आउटकम आएगा। तो 1, 2 और एक थेल्स थ्योरम 3, ये तीनों आउटकम जो है वो थेल्स थ्योरम से मिल गया है। ये तीनों का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो इसी मेथड से बनाया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। और इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है तो मैं इसी को बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है CBSE के द्वारा, तो ये क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, आप इसको सॉल्व जरूर करना। देखो एक चीज़ बता देता हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तीनों चैप्टर का NCERT जरूर सॉल्व करो आप, क्योंकि NCERT से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो CBSE डायरेक्ट उठा करके दे देता है, ये चैप्टर से खास करके, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर का NCERT जरूर से जरूर सॉल्व करो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2 में, ABCD इज अ ट्रेपेजियम विथ AB इज पैरेलल टू DC, AB जो है वो DC के पैरेलल है, AB एंड DC ये दोनों पैरेलल है, ट्रेपेजियम है ABCD। नाउ E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड्स, E और F जो है वो नॉन पैरेलल साइड्स, AD एंड BC ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स है। उन दोनों पॉइंट्स में यहाँ पे E और F दिया हुआ है, नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC रेस्पेक्टिवली, सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। अब देखो EF जो है वो AB के पैरेलल है, तो AB किसके पैरेलल है, DC के, और EF किसके पैरेलल है, AB के। इसका मतलब AB, EF, DC ये तीनों पैरेलल्स हो जाएंगे, राइट। अभी शो करना है कि AE बाई ED इज इक्वल्स टू BF बाई FC, ठीक है। तो ये AE बाई ED इज इक्वल्स टू BF बाई FC, इसको प्रूव करने के लिए यहां पर करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। चलिए इसको मैं डायग्राम बना करके दिखाता हूँ, तभी आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप लोग सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेपेजियम है, जैसे मैं ले लेता हूँ, बड़ा सा ही बनाता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ये इस तरह से मैंने ले लिया, और एक और यहाँ पे E और F ऐसे बनेगा, तो A B ये C है, ये D है, ये यहाँ पे E है, और यहाँ पर F है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये इस तरह से डॉटेड से ही दिखाता हूँ, ठीक। चलो अभी अगर ये कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसमें दिखाते हैं, तो देखो
कंस्ट्रक्शन करने से क्या फ़ायदा हुआ, हमें ट्रायंगल मिला, क्योंकि ट्रेपेजियम में तो हम लोग थेल्स थ्योरम लगा नहीं सकते हैं। अभी यहाँ पे ट्रायंगल है हमारे पास, तो ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। अब ट्रायंगल में कैसे थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, तो देखो ADC, ये ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है। ये ट्रायंगल जो ADC है, ये ट्रायंगल में, ठीक है, चलो देख लो, ये ट्रायंगल ADC में ट्रायंगल तो है, लेकिन यहाँ पे एक नेम भी कर देते हैं, लेटेस्ट एक कुछ नेम कर देते हैं EN। तो ADC में EN जो है वो तो पैरेलल होगा DC के, क्योंकि AB अगर पैरेलल है EF के और AB पैरेलल है CD के, इसका मतलब ये तीनों पैरेलल है। तो EF अगर पैरेलल है CD के, तो इसका मतलब EN भी तो इसी का पार्ट, इसका पार्ट है ना, तो ये भी तो इसके पैरेलल होगा, तो EN पैरेलल हो जाएगा DC के। अगर EN पैरेलल होगा DC के, तो हम लोग थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, AE बाय ED इज इक्वल्स टू AN बाय NC। कितना समझ में आ गया आपको, AE बाय DE इज इक्वल्स टू AN बाय NC, ठीक है। तो AE बाय ED या DE, AN बाय NC, ये दोनों अगर इक्वल है, सेम रेशियो में है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा। अभी क्या है, ये ट्रायंगल देखो, कौन सा ट्रायंगल, ABC, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये ट्रायंगल ABC में अगर देखेंगे तो वंस अगेन AB जो है वो NF के पैरेलल होगा, ठीक है। कैसे, तो अब देखो, इसको जरा सा हम अगर ऐसे उल्टा कर देते हैं तो ये ट्रायंगल नज़र आ रहा है। अब ये ट्रायंगल के ये साइड के पैरेलल में ये होगा NF। अगर ये पैरेलल है दोनों, तो हम लोग लिख सकते हैं कि CF बाय BF इक्वल्स टू CN बाय AN, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी इसका सेकेंड इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं कि CN बाय AN इज इक्वल्स टू CN बाय AN लिखे हैं तो CF बाय F भी हो जाएगा, CF बाय FB हो जाएगा, राइट। अभी देखो तो CN बाय AN, इधर भी आपको नज़र आ रहा होगा AN बाय CN, ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल है। तो अगर हम लोग इसी इक्वेशन को फिर से रेसिप्रोकल कर देते हैं दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा AN बाय CN इज इक्वल्स टू, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो FB बाय CF, ये दोनों रेसिप्रोकल हो गया। देखो AN बाय CN या AN बाय NC, ये दोनों सेम ही है। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों अगर यहाँ पे इक्वल है, इसका राइट साइड और इसका लेफ्ट साइड, तो उस केस में ये दोनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि देखो क्या हो जाएगा, तो CN बाय AN इज इक्वल्स टू FB बाय CF। देखो, ओके, सो यही प्रूव करना था, AE बाय ED इक्वल्स टू BF बाय FC, ठीक है। तो AE बाय ED इक्वल्स टू FB बाय CF, राइट। तो ये दोनों जो है वो प्रूव हो गया, ठीक है। BF और FC मतलब FB या CF, ये दोनों लिख सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इस तरह से सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये भी एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो चलिए इसको तुरंत सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर 6.16 PS बाय एस क्यू इज इक्वल्स टू PT बाय TR, PS बाय एस क्यू इज इक्वल्स टू PT बाय TR। अगर ये गिवन है तो एंगल, और क्या दिया हुआ है, एंगल PST इज इक्वल्स टू एंगल PRQ। देखो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों मार्क भी कर दिया गया है, तो ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है। अब प्रूव करना है कि PQR जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल PQR जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ये प्रूव करना है। इसका मतलब हम लोग PQ और PR ये दोनों को अगर इक्वल प्रूव कर देंगे
तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और इसको इक्वल प्रूव करने के लिए एंगल Q और एंगल R ये दोनों को भी अगर इक्वल प्रूव कर देते हैं तो भी हो जाएगा, राइट। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और उसी के हिसाब से जो है वो क्या करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले देखो PS बाय एस क्यू और PT बाई TR ये अगर दिया हुआ है तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं कि ST इज पैरेलल टू QR, और ST अगर QR के पैरेलल में है, देखो एंगल Q और एंगल S ये दोनों अगर पैरेलल हो जाएगा तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ST और QR अगर पैरेलल है तो एंगल S और एंगल Q ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। और ये एंगल अगर इसके इक्वल हो गया तो ये इसके भी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल है। और ये दोनों अगर इक्वल हो गया तो हम लोग आराम से अभी प्रूव कर सकते हैं, वही अभी बता रहा था कि अगर ये दोनों को हम लोग इक्वल प्रूव कर देते हैं तो यहाँ पे PQ और PR ये दोनों इक्वल हो जाएगा। एंगल PRQ एंड एंगल PQR ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो जाता है तो ये PQ और PR ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, और इक्वल हो गया इसका मतलब ट्रायंगल PQR जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज 6.2 जो है वो सॉल्व करेंगे।